जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो, बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 समाजशास्त्र बच्चों या जो है यूपी बोर्ड NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। पूर्णांक जो है रहेगा बच्चों आपका 100 नंबर और समय मिलेंगे आपको, समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। और निर्देश में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। पहले वह विकल्पी रहेगा, उसके बाद में अतिलघु उत्तरी, उसके बाद में लघु उत्तरी, फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच्चों रहता है 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और लघु उत्तरी प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखना है। इस सब शब्दों को भी ध्यान दीजिए। और बच्चों जो है पेपर को आप क्वेश्चन मत छोड़िए, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन किए रहेंगे तो पास हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर यदि आप थोड़ा गलत लिखें लेकिन क्वेश्चन पूरा लिखे हैं, राइटिंग अच्छी है, तो नंबर आपको दोस्तों ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हम लोग बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे जो एक नंबर का है। निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? वर्ण धर्म, कुल धर्म, आश्रम धर्म, पर धर्म। इसमें पूछ रहा है कौन धर्म का स्वरूप नहीं है, तो वर्ण धर्म है, एक धर्म है, आश्रम धर्म भी है, कुल धर्म भी है, लेकिन जो है पर धर्म एक धर्म नहीं है। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना बच्चों किस सन में हुई थी? भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? 62, 82, 92, 72। तो भारत की पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जब लॉर्ड मेयो जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना बच्चों 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में जो है हुई थी। यानी लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल बन के आए तो नियमित रूप से जनगणना कार्यकाल शुरू हुआ और 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना कार्यकाल शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब जो है 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री ने जो है द्वितीय संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है? टारटकाय पर्सन्स, आर्केमटन सदरलैंड, लेम्ब्रोसो। सही जवाब बच्चों यहाँ आ हो जाएगा टालकाट पार्सन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद। तो 4 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा राष्ट्रवाद। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रवाद है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को निम्न में से क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, रंग भेद, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब आपको बच्चों बताना है। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वाग्रह। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी? ये बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना बच्चों ज्योतिबा फूले ने की थी। इसको ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? देखो, ज्योति यहाँ है, ज्योति जलाना है, तो ज्योति हम लोग किसकी जलाएंगे? सत्य की ज्योति जलाएंगे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? वीवी वाडिया, महात्मा गांधी, एम.एन. राय, बाबा साहेब आम्बेडकर। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने जो है बच्चों की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? क्रांति में से होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है 1960 से 1970 के दशक में। प्रबल जात की अवधारणा जो है किसने दी है? प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? तो बच्चों प्रबल जात की अवधारणा M.N. श्रीनिवासन ने जो है दी है। दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। चलिए बच्चों, अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि समाज किसे कहते हैं?
पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समाज किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। समाज ऐसे लोगों का समूह है जो समान संस्कृति का सहभाजन करते हैं, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनका बच्चों एक अलग एकीकृत अस्तित्व होता है, उन्हें जो है क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। तो जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत बच्चों स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके बाद में जीवन जीने की उम्र, ये सब जो है रखा जाता है एक जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत है। आइए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य एक औसत व्यक्ति के जीवन के संभावित वर्ष से है। इसकी गणना एक निर्धारित क्षेत्र तथा समयावधि में आयु विशेष मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं। जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर दें बच्चों। जनजाति, जिसको हम लोग भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है, तो जनजाति समुदाय से आप क्या समझते हैं। जनजाति एक ऐसे लोगों का समूह है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सामान्यतः जंगलों तथा पहाड़ियों में इनकी जो है एक साझा संस्कृति होती है तथा ये जो है आर्थिक रूप से बच्चों क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। देखो जो जनजातियाँ हैं आप लोग देखे हो, ये जंगलों पहाड़ों में ज़्यादा रहते हैं, हाँ, तथा आर्थिक रूप से बच्चों ये जो है बहुत पिछड़े होते हैं। इन्हीं को जनजाति समुदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से किस प्रकार भिन्न है। आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से किस प्रकार भिन्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से भिन्न है क्योंकि आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं और दलित अपनी अस्मिता के लिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ अस्मिता है, अस्मिता में होता है बच्चों इज्जत होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। संदर्भ समूह किसे कहते हैं। संदर्भ समूह किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 3 नंबर आपको मिलेगा। संदर्भ समूह किसे कहते हैं, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। पूछा भी गया है परीक्षाओं में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो भैया, टीडी केम्पर के अनुसार, एक जो है समाजशास्त्री है, टीडी केम्पर के अनुसार एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह अथवा संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिसे कर्तव्य व्यवहारों के वैकल्पिक समूहों में से अपने लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए या किसी समस्या के संबंध में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखता है। ऐसे समूह व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर है कि ग्रामीण समाज किसे कहते हैं बच्चों। ग्रामीण समाज, देखो गांव, ग्रामीण मतलब गांव का समाज क्या है, ग्रामीण समाज क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं, ग्रामीण समाज कहलाते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत सारी परिभाषा है। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्षों दोस्तों लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। देखो डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार बच्चों आधुनिक होने का अर्थ है फैशनेबल से लिया गया है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौम दृष्टिकोण, प्राणभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिक प्रगति आदि सम्मिलित होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे हम लोग। सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका तो देखते हैं हम लोग। सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को जो है स्पष्ट कीजिए। आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों। देखो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत लोगों की जो है वंचन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से जो है खराब स्थिति में है। उनका जो है क्षोभ तथा गुस्सा सामाजिक आंदोलन को जो है उभार सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मातृ मृत्यु दर
क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मातृ मृत्यु दर क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रति प्रति 1000 जीवित बच्चों को जन्म देने के उपरांत मरने वाली महिलाओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। फिर से देखेंगे, प्रति 1000 जीवित बच्चों को जन्म देने के उपरांत मरने वाली महिलाओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों 20 देखेंगे, राष्ट्रवाद के सिद्धांत में क्या सन्निहित है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, राष्ट्र राज्य का संबंध आधुनिक विश्व में एक विशेष प्रकार के लक्षण वाले राज्य से है। एक सरकार को एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा वहां के निवासियों पर शासन करने की सार्वभौम शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही बड़ी घनिष्ठता पूर्वक संबंध होते हैं। राष्ट्रवाद का सिद्धांत यह मानता है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिकता का अधिकार है। लोकतांत्रिक विचारों के उदय का यह जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को कहते हैं बच्चों राष्ट्रवाद का सिद्धांत में सन्निहित है। आइए लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 6 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो है आलोचनात्मक व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। 2023 में भी पूछा गया था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखो, आइए इसको उत्तर देखेंगे। माल्थस ने इससे ऑन पॉपुलेशन में यह स्पष्ट किया है कि मानव सदैव दरिद्रता की स्थिति में रहने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि किसी उत्पादन में वृद्धि को जनसंख्या में वृद्धि हमेशा पीछे कर देगी। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि किसी का उत्पादन केवल अंकगणितीय गति से जो है बढ़ सकता है। इस कारण बच्चों समृद्धि में वृद्धि करने का एक ही रास्ता है जनसंख्या का नियंत्रण करना। ठीक है, यही माल्थस कहता है जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। तो इस कारण समृद्धि वृद्धि करने का एक ही रास्ता है जनसंख्या को नियंत्रण। माल्थस इस संबंध में कृत्रिम निरोध जैसे विलंबित विवाह, यौन संयम अथवा जो है ब्रह्मचर्य या फिर प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, महामारियाँ इत्यादि की जो है बात करते हैं। इसी कारण जो है जनसंख्या कम हो सकती है, माल्थस का कहना है। अब देखो हेड जान लेंगे, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। ये आलोचना में होता है बुराई, यानी माल्थस जो सिद्धांत है इनका जो है कुछ लोगों ने आलोचना भी किया, बुराई भी किया। इसको हम लोग चलिए देखते हैं बच्चों। देखो, माल्थस के सिद्धांत का प्रबल खंडन यूरोपीय देशों के अनुभवों के आधार पर किया गया। जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप परिवर्तित होने लगा, जन्म दर कम हो गया तथा महामारियाँ के प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया गया। माल्थस का अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन तथा जीवन स्तर में लगातार वृद्धि होती गई। खाद्य में जैसे गेहूँ होता है, चावल होता है, इसी को कहते हैं खाद्य। उदारवादी तथा मार्क्सवादी विद्वानों का यह दावा है कि गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण का जो है कारण है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूढ़िवादिता क्या है। देखो 6 नंबर का ये भी है। रूढ़िवादिता बच्चों जैसे पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं और वही रूढ़िवादिता, वही पुरानी परंपराएं होती हैं जो उसी कहते हैं रूढ़िवादिता। क्या है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। रूढ़िवादिता क्या है, आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, रूढ़िवादिता किसी विशेष समूह के लोगों के प्रति बनी अवधारणा है या किसी विशेष समूह के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में भी उत्पन्न हो सकता है। रूढ़िवादिता का प्रयोग सामान्यतः जातीय समूहों तथा स्त्रियों के लिए किया जाता है। भारत में ज़्यादातर रूढ़िवादिता औपनिवेशिक भावना की देन है। जैसे कुछ जातियों को फौजी कुल का बताया गया, तो कुछ को जो है कायर तथा अविश्वसनीय या पूरे समूह को एक एकल तथा जातीय समूह में बांटती है, या व्यक्तियों अथवा संदर्भों की जो है भिन्नता को मान्यता नहीं देती, या पूरे समुदाय को एक व्यक्ति के रूप में एक विशेषता के साथ देखती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना की विशेषता का परिणाम है, टिप्पणी करें। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना की विशेषताओं का परिणाम है, टिप्पणी करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचनाओं की विशेषताओं परिणाम है, टिप्पणी करें। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सामाजिक बहिष्कार का अर्थ होता है व्यक्ति को समाज के बृहद क्षेत्र को बिल्कुल अलग थलग करना, यानी अलग कर देना। इसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह को उन अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर दिया जाता है जिनका लाभ बहुसंख्यक वर्ग उठाता है। अपने समान जीवन के
क्रम में बहिष्कृत व्यक्ति अथवा समूह ना तो ढंग के कपड़े पहन सकता है, ना खाना खा सकता है, ना ही घरों में रह सकता है। वह आवश्यक वस्तुओं तथा सुविधाओं को भी जो है प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग तथा व्यावसायिक और पुलिस तक भी उसकी जो है पहुंच नहीं हो पाती। सामाजिक बहिष्कार कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है। आकस्मिक होता है बच्चों एकाएक, ठीक है, आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, यह समाज की संरचनात्मक विशेषता का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार जो है अनैच्छिक होता है तथा व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। यानी बच्चों समाज से एकदम पूरी तरह से घुलने मिलने नहीं दिया जाता है, एकदम बहिष्कार कर अलग कर दिया जाता है। वही है सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। विभेदीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखो ये जो है बच्चों बहुत सरला क्वेश्चन है। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न देखो क्या है, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया अथवा भारतीय जात व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या करें। इसमें से एक करना है, जहां अथवा लग जाए सिर्फ एक ही करना है। परियोजना कार्य के गुण बताइए अथवा हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। सांस्कृतिक पर एक आलोचनात्मक लेख लिखें अथवा जनसंचार के माध्यम के रूप में क्या रेडियो की भूमिका खत्म हो रही है, अपने विचार प्रस्तुत करें। सब अपने मन से बच्चों लिखना है, पूरा नंबर आपको मिलेंगे, बहुत कठिन नहीं है, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं उत्तर हम लोग। लघुत्तरी क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरी में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं बच्चों, देखो भारतीय संविधान में से ओबीसी के नाम से जाना जाता है। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी का अर्थ क्या होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। इनकी समस्याएं क्या है बच्चों, विवेचना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है, निम्न प्रकार है, इसे लिख सकते हैं हम लोग। नंबर 1 बच्चों, इनका सारा जीवन बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न तथा अनिश्चिततापूर्ण होता है। नंबर 2, इनके आय के साधन सीमित होते हैं जिससे इनकी जो है आर्थिक स्थिति निम्न होती है। नंबर 3, इनके कार्य की दशाएं जो है कठिन होती हैं। नंबर 4, इनका जीवन स्तर निम्न होता है। नंबर 5, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह वर्ग ऋण लेता है और समय पर न चुका पाने के कारण ऋण जाल में फंस जाता है। नंबर 6 जो है इनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। नंबर 7, इनके पास सहायक रोजगारों का अभाव होता है। नंबर 8, इस वर्ग में संगठन का अभाव होता है। नंबर 9 बच्चों, हरित क्रांति का लाभ गांव के बड़े किसानों और जमींदारों को हुआ, इस वर्ग को जो है अधिक लाभ नहीं हुआ, ठीक है।